दोस्तों स्वागत है आपका लर्न फाइनेंस एंड अकाउंट सीरीज के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कैश फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको कैश फ्लो अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडिया में बनाई जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि किसी कंपनी में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कितना कितना हो रहा है। ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है 3 तरह के एक्टिविटीज के साथ: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर पीरियड में दी जाती है, जैसे किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च को खत्म होगा। तो अगर हमने उस फाइनेंशियल ईयर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो देखना है हमें कि उस साल में कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। तो ये इसके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी बताती है कि ये पैसा जब आ रहा है या जा रहा है कंपनी से तो किन रीजनों के कारण, किन कारणों के कारण हो रहा है, उनका रीजन क्या है और कंपनी में पैसा क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताती है। तो कैश फ्लो में सिर्फ कैश नहीं कंसिडर होता, कैश इक्विवेलेंट्स भी कंसिडर होते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? कैश इक्विवेलेंट्स शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो जो हमारी कंपनी ने किया हो और ये इन्वेस्टमेंट इजीली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हो। तो कैश इक्विवेलेंट्स क्या हैं? ये हैं शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल के कम, लेस देन 1 ईयर। These are short term हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाईली लिक्विड मतलब के जिसमें लिक्विडिटी पूरी की पूरी हो, बहुत अच्छी लिक्विडिटी हो उसमें, और ये कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकते हो। और जब हम इनको कैश में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, यानी कि हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा इनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, वो सिक्योरिटीज जो मार्केट में खरीदी या बेची जा सके। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये हैं कैश इक्विवेलेंट्स। अब हम देखते हैं कैश फ्लो क्यों होता है। व्हाई डज अ कैश फ्लो अकर इन एनी बिजनेस? किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो क्यों होगा, उसके 3 रीजन होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण कैश फ्लो हो सकता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 तरह की एक्टिविटीज होंगी। इसे समझने के लिए आप ये डायग्राम देखिए। जैसे हमें सेंटर में दिया हुआ है हमारा बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है। अब इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं जिनको बोला जाता है इनफ्लो, और इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जाते हैं जिनको बोला जाता है कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो क्यों अकर होता है? जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमने अपने प्रोडक्ट्स को बेचा, उसके कारण कैश आया हमारे बिजनेस में, हमें पैसे मिले, तो कैश इनफ्लो हुआ। कैश आउटफ्लो क्यों होगा? क्योंकि हमने रॉ मटेरियल खरीदा, या हमने कोई और सामान खरीदा, या हमने एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी के लिए पैसे दिए। तो ये सभी रीजन हैं कैश आउटफ्लो के कारण, आउटफ्लो के। और ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्यों होगा? ये 3 एक्टिविटीज के कारण होगा: फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और तीसरी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग। तो 3 एक्टिविटीज के कारण कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है किसी भी बिजनेस में। तो हम इन एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ते हैं। कैश इनफ्लो आउटफ्लो इज कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ कैश फ्रॉम अवर बिजनेस। हमारे बिजनेस में जब कैश आता है तो उसे इनफ्लो बोला जाता है, जब कैश बाहर जाता है तो उसे आउटफ्लो बोला जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का पर्पस हमारा बेसिकली 2 पर्पस होते हैं। एक तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, और दूसरा हम देखना चाहते हैं कि पिछले साल से इस साल कैश में बढ़ोतरी हुई या वो कम हुआ। तो चेंज देखना चाहते हैं हम। चेंज हो सकती है पिछले साल से कंपेयर करेंगे, हो सकता है पिछले क्वार्टर से या हाफ ईयर से कंपेयर करेंगे।
तो नेट चेंजेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स के कारण कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। These are the main two objectives for making cash flow statement. अब हम देखते हैं कि किन किन कारणों से किन किन एक्टिविटीज के कारण कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। तो पहला कारण है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके कारण हमारे बिजनेस के फाइनेंस के कॉम्पोजिशन और साइज में कुछ फर्क हो रहा हो। जैसे जैसे हमने आसान लैंग्वेज में जैसे हमने बिजनेस शुरू करना है, वी हैव टू स्टार्ट अवर बिजनेस, तो हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, फंड्स चाहिए। तो फंड्स हम कैसे ले सकते हैं? फंड्स हम लोन भी ले सकते हैं, बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, या अपने पैसे अपनी जेब से डाल सकते हैं, या हम शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए, हमें पैसे दीजिए और आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाइए। तो इन कारणों के कारण कैश हमारी कंपनी में आता है या कैश हमारी कंपनी से जा भी सकता है। आप देखेंगे एक्टिविटी लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एक्टिविटी और राइट साइड पे लिखा हुआ है इफेक्ट। लेफ्ट साइड पे जो एक्टिविटी लिखा हुआ है उसके कारण कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो को हमने प्लस में लिखा है कि जब कैश आ रहा है, हमारी कंपनी में कैश इज कमिंग, और जो आउटफ्लो हो रहा है उसको लिखा है माइनस में, जब हमारी कंपनी से कैश बाहर जा रहा है। तो हम देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर, क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं। तो जब हमने अपनी कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करना था तो हमने शेयर्स इश्यू कर दिए, पब्लिक को कह दिया आप शेयर खरीदो। आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू हमने लोगों को बोला कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए। तो लोगों ने शेयर खरीदे। हमने इसी तरह से डिबेंचर्स इश्यू किए, शेयर्स इश्यू किए, डिबेंचर्स इश्यू किए, उसके कारण हमें पैसा मिला, कैश इनफ्लो हुआ। तो देयर इज अ प्लस साइन। प्लस साइन का मतलब है कैश इनफ्लो, कैश हमारी कंपनी के अंदर आया। हमने उसके अलावा बैंक से लोन लिया, जब हम बैंक से लोन लेंगे तो फिर प्लस साइन है, तो इसका मतलब कैश हमारी कंपनी में आया। अब जब हमारी कंपनी में कैश आ गया, हमारी कंपनी में कैश आ चुका है, तो हमने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस शुरू करने से हमें हो सकता है प्रॉफिट हो, खूब प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को हम अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड के थ्रू, राइट? तो जितने शेयर होल्डर्स होंगे उनको उतना प्रॉफिट जाएगा। अब कंपनी सोचती है कि शेयर होल्डर्स इतने ज्यादा हैं, हम उनसे शेयर वापस खरीद लेते हैं, तो सारा का सारा डिविडेंड तो हमें खुद ही मिल जाएगा, लोगों को देना नहीं पड़ेगा। तो वो करते हैं शेयर्स का बायबैक, इसे बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। जब कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीदती है तो इसको बोलते हैं बायबैक। और शेयर्स को रिडेम्पशन करना, शेयर्स को रिडीम करना, इसका मतलब है हमने या हमारी कंपनी ने अपने शेयर्स खुद खरीद लिए। जब हम शेयर्स अपने खरीदेंगे तो क्या होगा? तो कैश बाहर जाएगा, लोगों को हम कैश देंगे ताकि शेयर्स हमें वापस मिल जाएं। तो आप देखेंगे इसका इफेक्ट क्या पड़ा है? नेगेटिव, माइनस इफेक्ट है। ऐसे ही जब हमने लोन लिया था बैंक से तो हमारी कंपनी में कैश आया था, तो भी हमने बिजनेस शुरू किया। अब क्या है, हमें लोन तो वापस करना पड़ेगा ना, चुकाना पड़ेगा लोन। तो हमने जब लोन को वापस कर दिया तो कैश हमारी कंपनी से जाएगा, माइनस साइन। तो पहले था प्लस साइन, अब है माइनस साइन। जब लोन लिया था, टेकिंग लोन, तो प्लस साइन था, जब लोन को रीपे किया तो माइनस साइन। ऐसे ही लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो भी कैश बाहर जाएगा कंपनी से, तो माइनस साइन। इसी तरह से जो हमने शेयर्स इश्यू किए थे उसका हमने डिविडेंड देना पड़ेगा हमें। जो भी प्रॉफिट कंपनी को होगा, कंपनी हो सकता है उस प्रॉफिट को शेयर करे अपने शेयर होल्डर्स के साथ, उसमें उनमें डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड पेड। डिविडेंड जब हम पे करेंगे तो कैश हमारी कंपनी से बाहर जाएगा, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? नेगेटिव इफेक्ट।
ये तो थी कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिनके कारण कैश इनफ्लो भी हो सकता है, कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी के पास। अगली एक्टिविटी को समझने के लिए जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? आप इस तरह से समझिए कि जब हमने अपना बिजनेस शुरू करना था तो हमें पैसा चाहिए था, तो हमने लोगों को बोला कि हमारे शेयर्स खरीदो, हमें पैसा दो, या हमने अपनी पॉकेट से पैसे डाले, या हमने लोन लिया। अब हमारे पास पैसे तो आ गए, इन कारणों के साथ हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमारे बिजनेस में पैसा आ गया। अब हम क्या करेंगे उस पैसे का? अब हम उस पैसे से अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मशीनरी। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो हमें मशीनरी चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, हमें ज़मीन खरीदनी है, हमने बिल्डिंग बनानी है। तो इन सबको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम जब एसेट्स खरीदेंगे अपनी कंपनी के लिए, परचेज करेंगे एसेट्स, तो हमारी कंपनी में तो एसेट्स आ गए, मशीन हमारी कंपनी में आ गई, हमारी कंपनी में मशीन आ गई, व्हीकल्स आ गए, ट्रक्स आ गए, एसेट्स हमारी कंपनी में आ चुके हैं। लेकिन उससे क्या होगा? कैश जाएगा बाहर। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? माइनस इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट। तो ये तो थी पहली एक्टिविटी। अब मशीन हमने खरीद ली, कुछ देर चलाई हमने, हो सकता है मशीन को हमने पहले साल, दूसरे साल, 5 साल चलाया मशीन को, और 5 साल के बाद मशीन होगी पुरानी और टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी, नई मशीन आ गई मार्केट में। तो हमने नई मशीन खरीदनी थी और पुरानी मशीन को कबाड़ी वाले को बेच दिया। वी सोल्ड दैट ओल्ड मशीन टू द जंक डीलर, कबाड़ी को बेच दिया। तो दिस इज कॉल्ड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो पहले हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे थे, अब हमने वो बेच दिए। फिक्स्ड एसेट्स बेचने से क्या हुआ? हमें कैश मिला, हमें कैश मिला, हमारी कंपनी में आया और एसेट्स चले गए। तो इफेक्ट देखेंगे आप, इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, प्लस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स। अब इसको इस तरह से लीजिए, एग्जांपल लीजिए। हमें चाहिए थे अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए। बिजनेस शुरू करना था, बहुत बड़ा बिजनेस लगाना था, उसके लिए हमें 100 करोड़ चाहिए। हमने लोगों को बोला कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। आईपीओ हमने आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू उनको शेयर्स के बारे में बताया। लोगों ने शेयर्स खरीदे, खूब खूब शेयर्स खरीदे। हमारी कंपनी का नाम बहुत अच्छा था, तो गुडविल बहुत अच्छी थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदे। तो 100 करोड़ के बजाय उन्होंने 110 करोड़ के शेयर्स अप्लाई कर दिए। 110 करोड़ के शेयर्स अप्लाई करी। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आपने सुना होगा ये वर्ड, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि लोगों ने बहुत ज्यादा शेयर्स अप्लाई कर दिए। हमें 100 करोड़ चाहिए थे, लेकिन हमें कितने मिल गए? 110 करोड़, ज्यादा पैसे मिल गए। अब 110 करोड़ हमें मिल गए, चाहिए थे हमें 100 करोड़ अपने बिजनेस शुरू करने के लिए। 10 करोड़ हमें एक्स्ट्रा मिले। अब वो ना 10 करोड़ का हम क्या करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पैसे लोगों को वापस कर दें कि हमें नहीं चाहिए जी, या वो पैसे अपने पास रख लें कि हो सकता है हमारी कंपनी को एक्सपेंशन करनी पड़े, एक और फैक्ट्री लगानी पड़े, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़े। तो हमने एक्स्ट्रा 10 करोड़ अपने पास रख लिए। रखेंगे कहाँ? अपनी तिजोरी में तो रखेंगे नहीं। कहाँ पे रखेंगे? एफडी बना लेंगे, बैंक में रख लेंगे, या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देंगे, या हो सकता है किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लें, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लें, उनके शेयर्स खरीदेंगे, उनसे। ये शेयर्स हमारी अपनी कंपनी के नहीं है, ये शेयर्स हमारी किसी और कंपनी के शेयर्स हैं। जैसे हमारी कंपनी का नाम एबीसी है, हमने XYZ कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। या किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, या हम बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हैं, या हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, या हम जमीन खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं। तो कहीं भी हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो
पैसा हमारी कंपनी से बाहर जाएगा, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब उस इन्वेस्टमेंट से कैश बाहर चला गया, लेकिन क्या वो कैश आ भी सकता है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण? हाँ, बिल्कुल आ सकता है हमारे पास। जैसे हमने शेयर्स खरीदे थे किसी और कंपनी के, तो हमें उन शेयर्स पे क्या मिलेगा? डिविडेंड। डिविडेंड मिलेगा, तो प्लस साइन है। तो प्लस साइन है। आपने देखा होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी डिविडेंड था। मैं पीछे करके देखूं, ये देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड था पेड, तो माइनस साइन था। यहाँ पे भी डिविडेंड है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड, तो प्लस साइन है। तो डिफरेंस आप समझ रहे होंगे दोनों डिविडेंड में, प्लस और माइनस। फाइनेंसिंग का जो होगा वो माइनस होगा, और इन्वेस्टिंग का जो डिविडेंड होगा वो प्लस होगा। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो हमने एफडी की थी, एफडी बनाई थी बैंक से, बैंक में हमने एफडी बनाई थी, उसका हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारी कंपनी में कैश आएगा। आप आप पहले भी देख सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने इंटरेस्ट पे किया था, तो कैश जा रहा था, हमारी कंपनी से जा रहा था। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहा है? आ रहा है, तो प्लस साइन है। वहां पे माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस साइन है। तो डिफरेंस आप समझिए, एक था फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण। तीसरा है, हमने, आपको याद है हमने जमीन खरीदी थी एक्स्ट्रा 10 करोड़ से। हो सकता है हमने जमीन खरीदी हो सकता है शेयर्स खरीदे हो किसी और कंपनी के, हो सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट खरीदी हो या म्यूचुअल फंड खरीदी हो। अगर तो हमने जमीन खरीदी और उस पर बिल्डिंग बना दी और किराए पे दे दी, तो हमें किराया मिलेगा। किराया मिलेगा ना, रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव्ड विल बी प्लस, उसके कारण कैश इनफ्लो होगा। तो ये तो थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण कैश आएगा या जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद तीसरी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हमारे पास पैसे आए थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण हमारे पास पैसे आ गए पैसे, फिर उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया। हमने मशीन खरीद ली, हमने ज़मीन खरीद ली, हमने फैक्ट्री लगा ली, हमने फर्नीचर खरीद लिया, हमने व्हीकल्स और ट्रक्स खरीद लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी ऑपरेशंस शुरू करेंगे, बिजनेस का ऑपरेशन शुरू करेंगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमारी फैक्ट्री चल पड़ेगी, हम उसमें सामान बनाना शुरू कर देंगे। अब जब हमें सामान बनाना शुरू कर दिया, जब हमने सामान बनाना शुरू कर दिया तो वो सामान को बेचेंगे, सेल ऑफ गुड्स करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। जब हम सामान को बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, देयर विल बी अ प्लस साइन। प्लस साइन का मतलब है कैश हमारे पास आ रहा है। सामान बेचने के कारण कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन सामान कैसे बेचेंगे? सामान बेचने के लिए सामान बनाना पड़ेगा। सामान, फिनिश गुड्स कैसे बनते हैं? फिनिश गुड्स बनते हैं रॉ मटेरियल से, तो हमें पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल जब हम खरीदेंगे तो कैश हमारी कंपनी से बाहर जाएगा, माइनस साइन। तो कैश पेड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रॉ मटेरियल, प्लस हो गया माइनस हो गया। अब कुछ खर्चे भी होंगे, अब बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं तो कुछ खर्चे और भी होंगे, जैसे बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, या फिर हमने अपने सामान को मार्केट में भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, या किसी हमने सेलिब्रिटी को पकड़ लिया कि भाई हमारी एडवर्टाइजमेंट कर दे, किसी बड़े एक्टर को पकड़ लिया तो उसको पैसे देने पड़ेंगे सामान बेचने के लिए, तो वो हमारी एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसका खर्चा। तो कितने तरह के खर्चे होते हैं, टैक्स देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। ऑपरेट, ये सभी खर्चे आते हैं कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो माइनस साइन है यहाँ पे, जब खर्चे करेंगे तो माइनस साइन होगा। क्लियर? तो तीन एक्टिविटीज हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग। इनके कारण क्या होता है? कैश आता है, कैश जाता है। इनके कारण इनफ्लो ऑफ कैश होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। तो ये तो थी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट और कैश फ्लो की एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। अब हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश की एंट्रीज ही दिखाई जाती हैं। अब कैश की एंट्रीज हो सकता है कई एंट्रीज कैश की ना हो। जैसे हम हमारा बिजनेस है दुकानदारी, हम दुकानदारी कर रहे हैं, वी आर ए शॉपकीपर, तो हम कुछ सामान बेचते हैं क्रेडिट पे, तो वो तो कैश नहीं है, वो तो क्रेडिट है, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट की एंट्रीज नहीं आएंगी, तो वो क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं। इसके अलावा क्या है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। हमने डेप्रिसिएशन पे एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बिजनेस ऑपरेशंस का, लेकिन डेप्रिसिएशन में कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। जब मशीन कोई डेप्रिशिएट हो जाती है, मशीन कोई डेप्रिशिएट हो जाती है, तो क्या उस मशीन की डेप्रिसिएशन के कारण हमारे पास कैश आता है या कैश जाता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता इनमें से, ना कैश आएगा ना कैश जाएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन तो बिजनेस में होती है ना, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाता। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट की है कि इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। सेकेंड इज इट इग्नोर्स एक्रूअल कंसेप्ट। आपने शुरू में जब अकाउंटिंग शुरू की थी तो कंसेप्ट्स पढ़े थे अकाउंटिंग के, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। क्या है एक्रूअल कंसेप्ट? एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब है जब एक्चुअल पेमेंट नहीं हो रही लेकिन पैसे देनदारी हमारी बढ़ रही है। जैसे जैसे बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के पास एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को मिलती है सैलरी। महीने के पहले दिन एम्प्लॉय ने काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन काम किया, ऐसे ही 30 दिन काम कर लिए महीने में। अब 30 दिन के बाद उसको सैलरी मिलेगी 30 दिनों की, लेकिन क्या उसको पहले दिन सैलरी मिल रही है? नहीं मिल रही। काम तो उसने किया है, दूसरे दिन काम किया है लेकिन सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसे ही 30 दिन काम किया, 30 दिन में सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन महीने के खत्म होने पे 30 दिन के खत्म होने के बाद उसको तब सैलरी मिल रही है। तो वो 30 दिन तक उसकी सैलरी क्या होती रही? एक्रू। उसे बोलते हैं एक्रूअल। एक्रूअल ऑफ सैलरी मीन्स सैलरी का इकट्ठा होते जाना। वो एम्प्लॉय कह सकता है मैंने इतने दिन काम कर लिया, मेरी इतनी सैलरी इकट्ठी हो चुकी है लेकिन उसे मिली नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इकट्ठी होने वाली चीज को नहीं लिखा जाता, एक्रूअल कंसेप्ट नहीं फॉलो किया जाता कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये उसकी सेकेंड लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन इज इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर मतलब कि जो पहले हो चुका है उसी के बारे में बताती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आने वाले टाइम पे नहीं पता, उसका हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सामान बेचा, आपको सामान के पैसे मिलेंगे। आपने अभी बेचा, कैश पे बेचा तो आपको अभी पैसे मिल गए, लेकिन आपने क्रेडिट पे बेचा तो हो सकता है आपको एक हफ्ते बाद पैसे मिले, हो सकता है आपको एक महीने बाद पैसे मिले। वो भी इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी बिजनेस के लिए, लेकिन वो जो कैश जो आपको मिलने वाला है ना, उसके बारे में नहीं लिखा जाएगा। जो मिल चुका है उसके बारे में ही लिखा जाएगा। तो हिस्टोरिकल जो हो चुका है उसके बारे में ही लिखा है, जो होने वाला है उसके बारे में बात नहीं करेंगे कैश फ्लो में। तो इसकी तीसरी लिमिटेशन है। चौथी लिमिटेशन है जो इन तीनों लिमिटेशंस के ऊपर ही डिपेंडेंट करती है कि इससे लिक्विडिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते एंटरप्राइज की, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी तो वही कैलकुलेट होती है जो कैश है, जो असली कैश है, जो तिजोरी में बंद है, जो हमें पता है, जो हम काउंट कर सकते हैं, वही लिक्विडिटी को काउंट करते हैं इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में। लेकिन हो सकता है मार्केट में हमारे कितने लोग ऐसे हों जिनसे हमने कैश अभी पैसे लेने हों, तो वो तो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा ना इसमें। तो ये इसकी चौथी लिमिटेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अब हम चलते हैं कैश फ्लो एक्टिविटीज। हमने कुछ एक्टिविटीज डिस्कस की थी फाइनेंसिंग में, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग में क्या क्या, और इन्वेस्टिंग में क्या क्या एक्टिविटीज आ रही हैं। अब हम चलते हैं डिफरेंट तरह की और एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन करने की। हम डिस्कस करेंगे और एक्टिविटीज जिसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लासीफाई। हमें एक ट्रांजेक्शन दी जाएगी
हमने देखना है वो ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन है, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये हमने पहला ये फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने फाइंड आउट करना है कि उसमें कैश इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है हमारी कंपनी में या कैश वापस बाहर जा रहा है हमारी कंपनी से। तो हम शुरू करते हैं ये छोटा सा ये डिस्कशन शुरू करते हैं छोटी सी, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे। ओके, द फर्स्ट एक्टिविटी इज पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस की पेमेंट करी जाएगी। इस ये हमें ट्रांजैक्शन दी गई है कि वेजेस की पेमेंट की है। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? वेजेस की पेमेंट क्या होती है? वेजेस मिलती हैं लेबरर्स को। लेबरर्स कौन है? जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं मतलब कि बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशंस के साथ ही कंसर्न्ड है, ये ऑपरेशंस के साथ ही कंसर्न्ड है। ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसके कारण क्या हो रहा है? कैश आउटफ्लो। तो दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दिस कॉजेस कैश आउटफ्लो। इसके कारण कैश आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या चीज है? बिजनेस तो हमने शुरू कर लिया, लेकिन बिजनेस में हमें टैक्स देना पड़ा। बिजनेस में हमें टैक्स देना पड़ा। वो टैक्स क्यों देना पड़ा? क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स देते हैं ना, या इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। जो सैलरी होती है उसके ऊपर टैक्स देते हैं। तो वो सैलरी क्यों हुई? वो बिजनेस में प्रॉफिट क्यों हुआ? वो हुआ ऑपरेटिंग के कारण, बिजनेस ऑपरेशंस के कारण। तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स मींस हमें इनकम टैक्स का रिफंड मिला है। क्यों मिला है? ऑपरेशंस के कारण मिला है। हमने ऑपरेशंस के कारण टैक्स दिया था और वो हमें वापस मिला है, उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिला है। तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इट कॉजेस कैश इनफ्लो। इसमें से हमें कैश आ रहा है हमारी कंपनी में, या हम एज इंडिविजुअल हमारी जेब में कैश आ रहा है, इट इज कमिंग। तीसरा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या चीज होती है? डिविडेंड वो चीज होती है जो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी कंपनी के प्रॉफिट में से। कंपनी के प्रॉफिट में से हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर्स क्या है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें पैसा दिया था। पैसा दिया था उन्होंने। पैसा किस एक्टिविटी में हमने उनसे लिया था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका आंसर है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसके कारण कैश हमारी कंपनी से बाहर जाता है। अगला डिस्कस करते हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स ऑफ अवर ओन कंपनी। हमने अपनी कंपनी के शेयर्स को रिडीम कर लिया, रिडीम करवा लिया, यानी कि हमने अपनी कंपनी के शेयर्स को बाय बैक कर लिया। मैंने पहले बताया था हम अपनी कंपनी के शेयर्स को बाय बैक क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे के सारे शेयर्स, ज़्यादातर शेयर्स हमारे पास ही हों, ताकि उसमें से जो प्रॉफिट हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है दूसरे शेयर होल्डर्स को, वो ना देना पड़े। तो हम अपने शेयर्स बाय बैक कर लेंगे। तो ये क्या है? हमने अपने शेयर्स बाय बैक किए। शेयर्स बाय बैक क्यों किए? क्योंकि हमने पहले शेयर्स इशू किए थे। इशू किस एक्टिविटी में किए थे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स ऑफ अवर ओन कंपनी विल कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसके कारण कैश बाहर जाएगा कंपनी से। सोल्ड शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। अब देखिए डिफरेंस, देखिए पहले में शेयर्स हमने अपनी कंपनी के खुद खरीदे थे, अब हमने शेयर्स किसी दूसरी कंपनी के बेच दिए। हमारी कंपनी कौन सी है? ABC। किस कंपनी के शेयर्स हमने खरीदे थे? XYZ के। क्यों खरीदे थे? क्योंकि हमारे पास पैसा था, हमने पैसा इन्वेस्ट करना था। तो ये सोल्ड शेयर्स क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश इज कमिंग इन। नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड हमें क्यों मिला? हमने क्यों रिसीव किया?
क्योंकि हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, उसमें से उन्होंने हमें डिविडेंड दिया। तो दूसरी कंपनी के शेयर्स हमने कौन सी एक्टिविटी में खरीदे थे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो डिविडेंड रिसीव कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इसका आंसर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड इट कॉजेस कैश इनफ्लो। इसके कारण कैश हमारी कंपनी में आता है। अगर डिविडेंड पेड होता तो हम पे क्यों करेंगे? क्योंकि लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। लोगों ने खरीदे थे, क्यों खरीदे थे? फाइनेंस करने के लिए हमारी कंपनी को। तो ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और इसके कारण कैश बाहर जा रहा है। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ मशीनरी फॉर अवर फैक्ट्री। वेरी सिंपल, परचेज ऑफ मशीनरी हमने क्यों खरीदी? क्योंकि हमें पैसा मिल गया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण पैसा आ गया। अब हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं मशीनरी खरीदने में, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इसके कारण कैश बाहर जाता है। फंड्स पेड टू सेलिब्रिटी फॉर डूइंग एडवर्टीजमेंट ऑफ अवर कंपनी। सेलिब्रिटी को हमने पैसा दे दिया, किसी फिल्म एक्टर को पैसा दे दिया कि भाई तो हमारी फिल्म की, तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट कर दे, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे। तो ये क्यों करवा रहे हैं एडवर्टीजमेंट? अपना सामान बेचने के लिए। सामान बेचना कौन सी एक्टिविटी में आता है? ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ये खर्चा है ऑपरेशंस का खर्चा। ऑपरेशंस का खर्चा कैसा खर्चा? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एंड इट कॉजेस कैश आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों पे करते हैं? ताकि हमारी फैक्ट्री में आग लग जाए तो हमें पैसा मिले इंश्योरेंस कंपनी से। फैक्ट्री में कुछ नुकसान हो जाए तो हमें पैसा मिले। हमारे ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए तो हमें पैसा मिल जाए। ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हैं क्योंकि हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। वी आर रनिंग अवर बिजनेस। बिजनेस रनिंग क्या मतलब? बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो उसके कारण हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो दिस विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ कमीशन बाय LIC टू इट्स एजेंट। LIC ने अपने एजेंट को कमीशन दे दी। LIC ने अपने एजेंट को कमीशन दे दी। क्या है कमीशन? LIC का ये क्या है? ऑपरेशन, बिजनेस है। LIC का बिजनेस है ना, तो बिजनेस के कारण कमीशन पे कर रहे हैं। बिजनेस उनको मिल रहा है, एजेंट उनको बिजनेस लाके दे रहा है और वो एजेंट को कमीशन दे रहे हैं, और ये LIC का बिजनेस है। तो दिस विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ LIC। LIC के लिए ये बिजनेस ऑपरेशंस है, तो इसके कारण क्या होता है? कैश आउटफ्लो। इसके कारण कैश बाहर जाता है कंपनी से। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने लोन लिया था, क्यों? फाइनेंस करवाने के लिए, हमारी कंपनी की फाइनेंसिंग के लिए। अब हमने लोन चुका दिया, तो फाइनेंसिंग के कारण ही हमने चुकाया था, लोन लिया था ना, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा लोन चुकाना, लोन को रीपे करना। तो इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कॉजेस कैश आउटफ्लो। तो ये तो थी डिफरेंट एक्टिविटीज, ये हमने डिस्कस की अलग अलग एक्टिविटीज। ये कैश फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज कहाँ कहाँ पे आती हैं, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन किस किस एक्टिविटी में आएंगी, क्योंकि इसके बाद ही हम कैश फ्लो के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, क्वेश्चंस कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें हमें दी जाएंगी कैश फ्लो की अलग अलग ट्रांजेक्शन्स, और हमें बनानी होगी कैश फ्लो की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे? कैश फ्लो का एनालिसिस कैसे करेंगे? हम उन ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, कि कौन सी फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, कौन सी ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, और कौन सी इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन्स के अंडर आएगा। 3 एक्टिविटीज के अंडर अलग अलग ट्रांजेक्शन्स आएंगी।
और वो हम कैसे लिख सकते हैं, जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन सी एक्टिविटी में आ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे प्लस माइनस करेंगे। तो ये तो था कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कैश फ्लो के बारे में एक न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। तो ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप में कुछ वैल्यू एडिशन हुई हो इसके कारण, आपको कुछ ज़्यादा समझ आया हो कैश फ्लो, तो आप लाइक का बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो नए नए वीडियोस बन रहे हैं वो आपको पता लगता रहे कि कौन कौन से वीडियो नए बन रहे हैं, और आप उन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के साथ ही, आपके लाइक्स के साथ ही हमें पता लगता है कि आपको ये पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियोस। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ही हम नए वीडियोस बना पाएंगे। और प्लीज़ हमें इसलिए बताइए कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, और आपको किन-किन और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने देखने चाहिए, किन-किन टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएँ आपके लिए, आप हमें उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिए अपना।